नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में आपका स्वागत है। और आज से हम इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू करने जा रहे हैं। हिस्ट्री के सर आपको करवा ही रहे हैं और बायोलॉजी के लगभग ख़त्म हो चुके हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री के सर आपको करवाएंगे। चलिए अब आज हम इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा कारक नहीं है। पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन, तकनीकीविद एवं नौकरशाह। तो इसमें जो है वो तकनीकीविद एवं नौकरशाह नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों हैं। पढ़ लेते हैं। देखो, आर्थिक विकास के प्रमुख तत्वों में पूंजी का संचयन, तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत श्रम विभाजन, उद्यमशीलता, प्राकृतिक संपदा आदि का प्रत्यक्ष योगदान है, परंतु तकनीकीविद एवं नौकरशाही का प्रमुख योगदान नहीं माना जाता है। नेक्स्ट, भारत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का इसने लक्ष्य रखा हुआ है। तो ये एग्ज़ाम जब यूपीपी से 2020 में पूछा गया तब इसका आंसर 2024 था, लेकिन अब 2025 इसका लक्ष्य रख दिया गया है, क्योंकि कोरोना एक महामारी जो आई थी उसके कारण सारे जितने लक्ष्य थे उनको आगे बढ़ा दिया गया है। एक बार आप एग्ज़ाम से जाने से पहले इसको चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है। अब ये वाला जो नया क्वेश्चन है कि एनआईपी राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा वर्ष 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। एनआईपी का उद्देश्य है सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त करना। चलिए इसका पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन भी और इसका आंसर भी। तो इसमें जो है ना वो 20 से 30 गलत है, ठीक है। उसमें जो अवधि थी वो है 20 से 25 तक की अवधि, ठीक है। उसमें वित्त वर्ष 20 से 25 तक की अवधि के दौरान अवसंरचना में इतना, मतलब ये तो ऑब्वियसली राशि हो गई है। और इसमें क्या है कि सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती है? उपभोक्ता की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं। कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। तो ये सारे के सारे ही बिल्कुल सही है। पढ़ लेते हैं इसका। वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं। फलतः कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्संरचना कर रही है, जिसका लाभ उन्हें कम लागत पर उत्पादों एवं सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करने में मिलता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं क्या होती है? आपको बताना है। प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, निम्न आश्रित अनुपात, तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना। देखो, इसको तो आप हटाई दो। तृतीय शक्ति का जब अधिक कार्यबल तो अल्प विकसित नहीं बल्कि विकसित होती है, सर्विस सेक्टर, तो ये तो हटाई दो, ठीक है ना। और ये 3 प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर और ये निम्न आश्रित अनुपात, इसमें आंसर देख लेते हैं इसका। तो फर्स्ट और सेकंड यानी कि प्रति व्यक्ति निम्न आय और पूंजी निर्माण की निम्न दर, ये होती है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। निम्न आश्रित अनुपात नहीं हो सकता, क्योंकि जब निम्न होगी तो निम्न आश्रित अनुपात कैसे हो जाएगा? एक बार वो पढ़ लेते हैं। अल्प विकसित शब्द सामान्यतः उन अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में प्रयुक्त होता है जहां उस देश के लोगों का रहन सहन काफ़ी निम्न होता है, उत्पादकता स्तर कम होता है, जनसंख्या स्तर अधिक होता है, प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है। निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न जीवन स्तर, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, बेरोजगारी एवं अल्प बेरोजगार, कृषि क्षेत्र का आधिपत्य, ये सारी विशेषताएं आपको अफ्रीका के कुछ देशों में देखने को मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती कौन सी विशेषताएं? कृषि मुख्य व्यवसाय, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता या प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। तो प्रोटीन का ये गलत है, ये तीनों होंगे। देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि कृषि प्रमुख व्यवसाय, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, ये तीनों विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी का दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं। और भी हैं, देख लीजिए यहाँ पे। बेरोजगारी है, निम्न प्रति व्यक्ति आय और औद्योगिक पिछड़ापन है, तकनीकी पिछड़ापन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आयात पर निर्भरता तथा निरक्षरता। चलिए आगे। अब हम आयात पर कहीं ना कहीं अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं, इसीलिए मेक इन इंडिया लेकर आया गया था ये कॉन्सेप्ट। तो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं भारत विकसित की ओर जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। एक पिछड़ी एवं गतिहीन अर्थव्यवस्था, एक विकासशील अर्थव्यवस्था, एक अर्धविकसित, एक विकसित। तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था माना जाता है भारत को। विकासशील यानी कि जो विकसित की ओर बढ़ रही है,
मतलब इधर देखो, एक होता है अल्प विकसित, एक होता है विकासशील विकसित, तो हम बीच में हैं, हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, विकसित की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? जहाँ कृषि और उद्योग दोनों का समान महत्व हो, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, जहाँ आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। तो जहाँ पे क्या होता है ना, राष्ट्रीय और सार्वजनिक यानी कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही मिलकर जब साथ में काम करते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक बार देख लेते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जब दोनों मिलकर काम करते हैं उसी को बोलते हैं मिश्रित। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मैं पढ़ा चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की विद्यमानता। कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर से क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो यही है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य के वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य, एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो ये बीपीएससी ने पूछ चुका है, तो इसका आंसर है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में आप भारत की अर्थव्यवस्था को परिभाषित कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझता है कि भारत एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है? आय का समान वितरण, उच्च निर्भरता दर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर और बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। तो इसमें जो है ना, ई हो जाएगा नन ऑफ दीज। पढ़ लेते हैं क्यों। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, प्रति व्यक्ति आय और आय में धीमी वृद्धि, जनसंख्या का भारी दबाव, गरीबी का अस्तित्व, कृषि पर निर्भरता, बेरोजगारी की अधिकता, तकनीकी कौशल में कमी, साक्षरता की निम्न दर, परंपरावादी समाज, विकास के लिए योजना बनाना, योजनाओं पर व्यय। तो यही सब हैं जो भारत को बताते हैं उनकी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है क्या? कृषि की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय या वृद्ध बेरोजगारी। तो याद रखना, पहला यानी कि कृषि की प्रधानता, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय और वृद्ध बेरोजगारी, ये है भारत की अर्थव्यवस्था। उद्योग की प्रधानता अभी हमारे देश में इतनी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की वृद्धि के निम्न में से अनार्थिक तत्व कौन कौन से हैं? सामाजिक व्यवहार, प्राकृतिक संसाधन, शक्ति संसाधन, पूंजी संसाधन। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक व्यवहार नहीं है, इसका अनार्थिक तत्व है ये। देख लेते हैं आर्थिक विकास के निर्धारित जो तत्व होते हैं वो कौन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, श्रम शक्ति व जनसंख्या, पूंजी निर्माण, तकनीकी नवाचार, पूंजी उत्पादन अनुपात। और अनार्थिक तत्व होते हैं सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक और वैज्ञानिक घटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पिछड़ी हुई, विकसित, विकासशील या अल्प विकसित? तो याद रखना विकासशील अर्थव्यवस्था है भारत की। निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन यानी कि द्वितीय जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं का भाग नहीं है? तेल के क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, न्यायिक प्रणाली में सुधार, शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार। देखो ये सब हुए, तेल में भी, सार्वजनिक क्षेत्र में भी, शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं में भी, लेकिन न्यायिक प्रणाली में सुधार ये नहीं है। ठीक है ना। पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्रेशन, पढ़ लेते हैं इसका। तो जो न्यायिक प्रणाली में सुधार को छोड़कर बाकी सभी विकल्प सरकार द्वारा सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के भाग हैं। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति राज्य दोनों या नन ऑफ दीज? तो इसमें व्यक्ति और राज्य दोनों का विकास करने के लिए वो करता है वो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय आय, मतलब नेक्स्ट चैप्टर है राष्ट्रीय आय। तो देख लेते हैं राष्ट्रीय आय से पहला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय आय क्या निरूपित करता है? बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास घटाकर, यानी कि GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास घटाकर, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय जोड़कर, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर, सब्सिडी जोड़कर, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय घटाकर। देखो कब किस में पूछा गया है? IAS प्री यानी कि UPSC में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा B, यानी कि जो ये है ना, सॉरी C, बाजार कीमतों पर यानी कि GNP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, GNP एट मार्केट प्राइस। इसमें क्या क्या हटाएंगे हम? मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाएगा, अप्रत्यक्ष करों को घटाकर, और इसमें सब्सिडी जोड़ी जाएगी। मैं आपको बता देती हूँ, देखो जो होता है ना राष्ट्रीय आय, वो होती है NNP फैक्टर कॉस्ट।
इसको बोला जाता है राष्ट्रीय आय, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें इसको हम यहाँ पे जाने के लिए हमें जीडीपी से अगर हमें यहाँ जाना है तो सबसे पहले देखो मैं आपको पूरा डिटेल में देखो जीडीपी, और हमें कहाँ जाना है एनएनपी, और यहाँ पे होता है मार्केट प्राइस और यहाँ पे होता है फैक्टर कॉस्ट। तो जी से हमें कहाँ जाना है, एन में। सबसे पहले देखो जी से एन में जा रहे हैं हम, ये है ग्रॉस, ये है नेशनल। तो यहाँ पे माइनस डेप्रिशिएशन करेंगे। जब हम ग्रॉस से नेशनल में जाएंगे तब हम डेप्रिशिएशन यानी कि मूल्य ह्रास को माइनस करेंगे, घटाएंगे। अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हैं तो NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जितना हमारा एक्सपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है, उनको पूरा जो शुद्ध होती है ना आय जो विदेशों से आई जाती है उसको क्या करा जाता है, जोड़ा जाता है, तब हमारी नेशनल निकलती है। और MP से अगर हमें फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो अप्रत्यक्ष कर को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारी NI यानी कि नेशनल इनकम निकाली जाती है, राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये पूरा का पूरा ग्राफ दे रखा है इन्होंने, कैसे हम कहाँ जा रहे हैं। GDP से GNP में जाएंगे तो क्या होगा, जब हम ना GDP, अगर किसी ने बोला GDP से हम GNP में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, देखो केवल D और N, यानी कि डोमेस्टिक से हम कहाँ जा रहे हैं, नेशनल में जा रहे हैं। तो डोमेस्टिक जो होता है ना, वो होता है पूरा ये जो देश है किसी भी घरेलू सीमा का पूरा उसके अंदर, यानी कि पूरे देश के अंदर जो है ना जितना आपने उत्पादन करा है वो होता है डोमेस्टिक। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें एक विदेश का जो नागरिक है वो भी तो यहीं पे काम कर रहा है ना, यहाँ पे सारे जितने हैं देश में हमारे जितने हैं वो सब है। तो वही मैं कह रही हूँ, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, उसको जो शुद्ध हमारी जो कारक आएगी ना, मतलब एक तरह से शुद्ध कारक जो आय आएगी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट से, वो हम GDP में जोड़ के GNP निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। चलिए बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशों से शुद्ध आय कर देंगे। इसमें बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस हस्तांतरण भुगतान, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। तो बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अंदर, देखो हमें किस में जाना है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि ग्रॉस से हम कहाँ जा रहे हैं, नेट पे। देखो GNP ये होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, NNP होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस से हमें नेट में जाना है, तो ग्रॉस से हमें नेट में जाना, तो यानी कि GNP से हम क्या कर देंगे, मैंने आपको अभी ऊपर बताया G से हम N में जा रहे हैं तो माइनस मूल्य ह्रास यानी कि डेप्रिशिएशन। तो बस यही है यहाँ पे जो इसका आंसर है वो क्या है, C है। बाजार यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP से अगर हम डेप्रिशिएशन को घटा दें तो हमें NNP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और देखो ये कब पूछा हुआ है, राजस्थान में 2021 में पूछा हुआ है ये। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या है ना, राष्ट्रीय आय। तो ये बोल रहे हैं बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद, साधन लागत पर मैंने अभी आपको बताया NNP फैक्टर कॉस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ये है हमारी राष्ट्रीय आय। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है, उत्पादन विधि, ह्रासमान विधि या आय विधि, व्यय विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये BPSC पूछ चुका है। तो देखो 3 मेथड होते हैं राष्ट्रीय आय को मापने का, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, लेकिन ये नहीं है ह्रासमान लागत विधि, ये नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। NNP एवं GNP यानी कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, वो ये बोल रहे हैं। तो राष्ट्रीय उत्पाद का एक मूल्य मापन, खंड लागत पर राष्ट्रीय उपज के मूल्य का मूल्यांकन, निर्यात का मूल्य मापन या भिन्न भिन्न है, ये उत्तराखंड ने पूछ चुका है। तो इसमें इन्होंने आंसर तो नहीं दिया लेकिन एक्सप्रेशन में दिया हुआ है कि जो NNP और जो GNP है वो दोनों ही राष्ट्रीय उत्पाद के यानी कि राष्ट्रीय आय के मूल्य के मापन है, तथापि ये दोनों ही भिन्न भिन्न है। तो GNP किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का एक कुल मूल्य होता है, जिसमें से पूंजी ह्रास डेप्रिशिएशन को हटाने से NNP प्राप्त होता है, और अर्थात NNP इज इक्वल टू क्या होता है, GNP माइनस मूल्य ह्रास। मैंने आपको बताया NNP कैसे निकलता है, जब हम GNP से क्या कर देते हैं, डेप्रिशिएशन को माइनस कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर या असंगठित क्षेत्र। तो सबसे बड़ी जो समस्या है ना राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वो है असंगठित क्षेत्र, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उसके विकल्प को चुनिए, सही विकल्प को चुनिए, वो कह रहा है। तो इसमें है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद इज इक्वल टू
GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्य ह्रास प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू शुद्ध घरेलू उत्पाद राष्ट्र की कुल जनसंख्या। और फिर कथन सेकंड ये हो, कथन थर्ड बोल रहा है कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करते हेतु शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर मानक है। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखो, शुद्ध घरेलू उत्पाद का अभिप्राय होता है एक वर्ष में एक देश की घरेलू सीमाओं में निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से। मैं आपको बता देती हूँ, जो GDP होता है ना, GDP वो एक तरह से जो हमारा जैसे भारत है, भारत की जो घरेलू सीमा के अंदर जितना उत्पादन होगा, जितना भी उत्पादन होगा वो GDP में आएगा, याद रखना। अब इसमें क्या बोलते हैं, GNP में क्या होता है, यानी कि ग्रॉस नेशनल हो गया है, तो घरेलू था, अब ग्रॉस नेशनल हो गया। नेशनल में क्या होता है ना, यहाँ पे निवासी नहीं, यहाँ पे हो जाएगा नागरिकों द्वारा, बस इतना ही अंतर होता है डोमेस्टिक और नेशनल में। डोमेस्टिक में सभी निवासी आएगा, जबकि नेशनल में नागरिक आ जाएगा, निवासी और नागरिक। निवास यहाँ पे एक विदेशी भी कर रहा होगा, लेकिन नागरिक वो नहीं है, तो उसकी आय हम GNP में नहीं गिनेंगे, GDP में गिनेंगे, ना कि GNP में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक विदेशी भारत में निवास कर रहा है, तो क्या उसकी जो आय होगी वो GDP में काउंट होगी या GNP में? तो याद रखना, उसकी जो आय है वो GDP में काउंट होगी, ना कि GNP में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न किसी भी दी गई अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय क्या है? नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी, कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी, सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय के योग के बराबर, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और जो अंतिम मूल्य के बराबर होगी। देखो, राष्ट्रीय आय का आशय होता है किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय अवधि में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य से है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के यानी कि CSO एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत यानी कि NS दोनों मिलकर, अब इसको क्या कर दिया गया है, जो पहले पूर्व में CSO था अब उसका क्या बदल गया, NSO कर दिया गया, ठीक है, उसका नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय आपको बतानी है कि इसमें से देखो, ये IAS 2000 का क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें राष्ट्रीय आय क्या है। तो CIGXM का क्रमशः अर्थ है उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च, कुल निर्यात और कुल आयात, ठीक है। तो ये Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो जो C है वो क्या है, उपभोग, जो निवेश इन्वेस्टमेंट, G गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, मैंने आपको बताया था कुल निर्यात माइनस कुल आयात, इसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तभी जाके हमारा जो होता है N निकलता है, यानी कि नेशनल, है ना। तो इसमें क्या होगा, जो CIG होगा इसको तो हम प्लस कर देंगे इसमें, लेकिन हम क्या कर देंगे X माइनस M, इसको हम जितना आएगा X माइनस M करके उसको हम इसमें जोड़ देंगे, तब हमारी क्या आ जाएगी, राष्ट्रीय आय आ जाएगी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा C। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय की परिभाषा के अंतर्गत आता है? ब्याज आय, लाभांश, विदेशी मुद्रा लाभ, और बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा, तीनों के तीनों ही इसी में आएंगे, ठीक है ना, समायोजित सकल आय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी अगर आपने इकोनॉमिक्स की NCERT पढ़ी होगी तो आपको समझ आ रहा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा होगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे लगता है मुझे पता है कि सर ने इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स आपको करवाए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और इकोनॉमिक्स को देखिए, उसमें पूरा राष्ट्रीय आय बहुत अच्छे से सर ने आपको समझाया हुआ है। डेवलपमेंट यानी कि विकास और वृद्धि में अंतर क्या होता है, सब आपको, अर्थव्यवस्था सब सर ने पढ़ाया हुआ है। उसको पढ़िए, फिर MCQ करिए और फिर उसको पढ़िए, इससे क्या होगा ना, आपका रिविज़न होगा और आपको अच्छे से याद भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी? दोगुनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगी, बदलेगी। देखिए, एक दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगनी पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रतिसंतुलित कर देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सिद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि या प्रति व्यक्ति सकल उत्पाद में वृद्धि? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि,
ठीक है, इसका ध्यान नहीं रखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित आपको बताना है। तो कौन कौन से उन्होंने विचार दिए थे? इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे निर्धन व्यक्ति, अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो याद रखना दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल सही है, तो ये इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह विचार है कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। ये किसने व्यक्त किया था, ये आपको बताना है, ये किसने कहा था? तो यह जो अमर्त्य सेन, मतलब उसमें ऑप्शन दे रखे हैं अमर सेन, यशवंत सिन्हा, अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह। तो ये इसका आंसर है अमर सेन के द्वारा ये कहा गया था। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है, आपको बताना है। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जनसंख्या, साक्षरता। तो ये है राष्ट्रीय आय, ये पूछ भी चुका है बीपीएससी। प्रोफेसर राधाकृष्णन ने वर्ष 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है अथवा जिसमें विकास को प्रश्रय नहीं दिया जाता है के कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर 3.5% के आसपास बनी हुई है। स्पष्ट है कि प्रोफेसर राधाकृष्णन द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय जीडीपी से संबंधित है। तो देख लीजिए, इसमें बिहार ने पूछा हुआ है 2019 में कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो इसका आंसर है जीडीपी से संबंधित है। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है अविस्फीति के साथ, स्फीति के साथ, स्टैगफ्लेशन के साथ, अतिस्फीति के साथ। तो याद रखना ये होता है स्फीति के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कारण से यानी कि जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। मजदूरी की तुलना में कीमतें कम है, कीमत की तुलना में लाभ कम है, लाभ की तुलना में कीमतें कम है, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। आपको बताना है इसमें से कौन सा श्रम की भागीदारी में कम है। तो इसमें जो है ना आपका कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है, ये इसका सही है। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसका। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने के कारण कीमतों की तुलना में मजदूरी का कम होना है। कीमत वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, जिस कारण मजदूरी में यदि वृद्धि होती भी है तो परिणामी लाभ कम होता है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मतलब आपको मिलाना है। तो आर्थिक विकास यानी कि संरचनात्मक परिवर्तन, तो आर्थिक विकास जो होता है संरचनात्मक परिवर्तन होता है। आर्थिक वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा तो आर्थिक वृद्धि माना जाएगा। संपोषित विकास यानी कि पर्यावरण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपको बताना है कथन 1 और कथन 2, इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत, या दोनों सही है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में विगत 1 दशक में 4 गुना वृद्धि हुई है। ये उस टाइम का आई थिंक वो होगा, क्या बोलते हैं, करंट अफेयर। जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत 1 दशक में कमी आई है, तो ये करंट अफेयर है उस टाइम का, ये मान्य नहीं है अभी इस टाइम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित है। मंदी जो मेल्ट डाउन होगा यानी कि पद और उसका वर्णन दे रखा है, मेल्ट डाउन स्टॉक कीमतों की गिरावट, मंदी रिसेशन समृद्धि दर की गिरावट, स्लो डाउन सकल घरेलू उत्पाद की गिरावट। तो इसमें केवल मेल्ट डाउन जो है स्टॉक कीमतों की गिरावट, ये बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। पढ़ लेते हैं। मेल्ट डाउन जो होता है ना वो प्रतिभूतियों एवं बंद पत्रों की गिरावट की स्थिति, जबकि मंदी जो होता है व्यावसायिक एवं औद्योगिक चक्रों के संकुचन की स्थिति है, और स्लो डाउन होता है आर्थिक क्रियाओं की ह्रासमान की स्थिति, ह्रासमान। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय आर्थिक नीति की अंदर और बाहर दोनों ओर से अधिकाधिक आलोचना हो रही है। आलोचना अधिकांशतः आदर्शों के भेदों पर आधारित है। ये उस टाइम का क्वेश्चन होगा, तो इसका आंसर दोनों ही सही है, स्पष्टीकरण भी सही है और वो भी सही है। तो ये 1991 के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया होगा। अब आपको बताना है 1991 में नई आर्थिक नीति जो अपनाई गई थी उसकी मुख्य रणनीति क्या थी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, या सभी। तो याद रखना 1991 में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण 3 लेकर आए थे, तो ये तीनों हो जाएगा उपयुक्त सभी इनका आंसर। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, भारतीय रुपये की परिवर्तनशीलता के साथ, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवास में कार्य विधिक औपचारिकताएं दूर करने के साथ, कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ। तो याद रखना जो उदारीकरण था, अपनी नीतियों को उदार बना देना, यानी कि लाइसेंस नीति में बदलाव कर दिए थे। पहले हर चीज़ में लाइसेंस लेना पड़ता था। जैसे कोई बाहर से कोई आ रहा है, व्यापार करना है, लाइसेंस चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसे एक कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। तो उसी नीति को हमने क्या कर दिया, उदार बना दिया, लाइसेंसिंग व्यवस्था को कम कर दिया। तो यही था सबसे पहले उदारीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का क्या कारण है? निवेश का प्रतिमान पूंजी प्रधान उद्योगों की दिशा में उन्मुख रहा है। कृषि में उत्पादकता इतनी अधिक रही है कि जनता को कृषि में ही बने रहने की प्रेरणा मिली है। तो और जो जोत पर लगी अधिकतम सीमा के कारण अधिक लोगों का भू स्वामित्व मिला है। ये 1995 का क्वेश्चन है। तो ये उस टाइम पे निवेश का प्रतिमान पूंजी प्रधान उद्योगों की दिशा में उन्मुख रहा था, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अपनाई गई आर्थिक नीति के दो घटकों स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो स्थिरीकरण क्रमिक बहुपद और प्रक्रम, जबकि संरचनात्मक समायोजन त्वरित अनुकूलन प्रक्रम है। संरचनात्मक समायोजन क्रमिक बहुपद प्रक्रम है, जबकि स्थिरीकरण त्वरित अनुकूलन प्रक्रम है। स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन बहुत समान है और अनुपूरक नीतियां हैं, इनमें से एक दूसरे को पृथक करना कठिन है। स्थिरीकरण का संबंध मुख्यतः ऐसी नीतियों के वर्ग से है जिनका कार्यान्वयन केंद्र सरकार करती है, जबकि संरचनात्मक समायोजन का संचालन राज्य सरकार करती है। ये सब गलत है, केवल ये बी सही है कि संरचनात्मक समायोजन क्रमिक बहुपद प्रक्रम है, जबकि स्थिरीकरण एक अनुकूलन प्रक्रम है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये जो उदारीकरण का अग्रदूत यानी कि पायनियर किसको कहा जाता है? तो याद रखना, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा था। उन्हीं की ये देन थी एलपीजी लाना, ठीक है। एलपीजी मनमोहन सिंह की को ही बोला जाता है, उसके एक तरह से उसको लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या हो सकती है? सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या प्रति व्यक्ति उत्पाद? तो किसी भी देश की अगर आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ आपको देखनी है तो प्रति व्यक्ति उत्पाद को आपको देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है गरीबी के अनुपात से, प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, बेरोजगारी की दर से, तो प्रति व्यक्ति आय से। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है जनसंख्या वृद्धि की दर का, मूल्य स्तर की वृद्धि का, मुद्रा आपूर्ति की या वेतन दर में। तो याद रखना मूल्य स्तर की वृद्धि दर का ध्यान रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1876 और 67 और 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किसने किया था? मतलब किसने बताया था कि इस समय भारत की जो आय है वो 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय? तो याद रखना ये दादा भाई नेहरूजी ने बताया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए कितनी बार पूछ भी चुका है ये। आगे बढ़ते हैं। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मतलब कौन था उस समय राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष? तो देख लेते हैं इसका। जो इनका अध्यक्ष थे वो पीसी महालनोबिस को बनाया गया था। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। डॉक्टर DR गॉडगिल और VK राव इस समिति के सदस्य थे। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से किसने की थी। BPSC पूछ चुका है। DR गॉडगिल, VK राव, मनमोहन सिंह, YV अलग। तो याद रखना इसका आंसर RV राव है। उन्होंने की थी वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे पहले मतलब एक तरह से राष्ट्रीय आय की गणना। और बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि दर किस वर्ष की गई थी? तो इसको पढ़ लेते हैं। दो सबसे अधिक जो थी 3 दशकें बताई गई हैं कि 1990 से 2000, 2010 से 20 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद आय में सर्वाधिक वृद्धि दर करने वाले वर्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की है? 2005 और 6 में। 2021-22 के अनुसार GNI में सर्वाधिक वृद्धि दर 1988 से 89 वर्ष 2011-12 में 9.4 दर्ज की गई है। उसके बाद 21-22 के लिए 9.4% अनुमानित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है। देखो उस टाइम के हिसाब से तो वो था सी आंसर, लेकिन वो कह रहे हैं आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार ये 1988 और 89 या वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है योजना आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा या रिजर्व बैंक द्वारा या CSO द्वारा। तो याद रखना CSO द्वारा किया जाता है इसका, जिसका अब नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? NSO कर दिया गया है। CSO और NSSO को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का गठन किया गया है। 2019 में किया गया था, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन कर रहा है। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जारी करता है? तो इसमें जो है दे रखा है NSSO, नीति आयोग, CSO, प्रधानमंत्री का। तो इसमें देखो क्योंकि ये अभी का 2020 का एग्ज़ाम है जिसमें कि क्या हो गया था नाम NSO, और वो इसमें है नहीं, तो इसका आंसर E हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय
आय का प्राकलन किया जाता है? योजना आयोग द्वारा, केंद्र सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? एनएसओ द्वारा। भारत की राष्ट्रीय आय कौन? वही एनएसओ। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना देखो कितनी बार ये रिपीट हो रहा है। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? तो वही है रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ क्या होता है? जिस वर्ष की आय का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, या फिर जिस वर्ष की आय का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है कि जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। रियल जीडीपी की गणना के लिए जिसका किया जाता है ना, रियल और नॉमिनल दो होते हैं, तो रियल का वो होता है आपका आधार वर्ष। इस टाइम पे आधार वर्ष 2011-12 है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा फरवरी वही 1900, ये उस टाइम का क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? तो इसमें याद रखना, अभी हाल ही में जो किया गया है वो आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है। हमने आधार वर्ष को बदला था उस टाइम पे। नई जीडीपी आंकड़ों के अनुसार 2004-05 के स्थान पर बदलकर क्या कर दिया गया? आधार वर्ष तो 2011-12 कर दिया गया है, अभी ऊपर बताया मैंने आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही पूछ रहा है आधार वर्ष 2011-12। फिर यहाँ पे भी ये पुराना क्वेश्चन है, तो इसका कोई वो नहीं है। भारत में राष्ट्रीय आय के मापने का निम्नलिखित में से कौन सा आधार वर्ष है? तो अभी तो 2011-12 चल रहा है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा? आर्थिक सर्वेक्षण रिजर्व बैंक के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा या उद्योग मंत्रालय। तो याद रखना, वित्त मंत्रालय द्वारा इकोनॉमिक सर्वे को प्रस्तुत किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, किसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, या जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो याद रखना, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि होना आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। इसमें आपको बताना है कथन और कारण। तो आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो इसका जो ए है वो बिल्कुल सही है, लेकिन आर इसका गलत है। पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। किसी भी देश के आर्थिक विकास हेतु एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, जिससे कि समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अतः ये सत्य है, वर्तमान भारत सरकार माइक्रो आर्थिक विषयों के साथ साथ वृद्ध यानी कि मैक्रो आर्थिक विषयों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती यदि औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता, कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता, निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है, या निर्यातों की अपेक्षा आयात तेजी से बढ़ते हैं। तो याद रखना, इसका निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है तो होता है, ठीक है ना। तो जीएनपी तथा प्रति व्यक्ति में वृद्धि को आमतौर पर आर्थिक समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है, परंतु यह आर्थिक विकास की सही तस्वीर तब तक प्रस्तुत नहीं करता जब तक इसका प्रभाव सभी व्यक्तियों पर सकारात्मक रूप से ना पड़े। यदि जीएनपी अथवा प्रति व्यक्ति में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और निर्धनता बढ़ रही है, तो इसका तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में आय का संकेंद्रण कुछ ही लोगों के पास हो रहा है। भारत सरकार द्वारा उस टाइम का क्वेश्चन होगा ये, तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार, तो ये रहने देते हैं। 2013-14 में प्रचलित कीमतों के आधार पर, ये भी उस टाइम का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये उस टाइम के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो ये हम ना ही करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये नहीं पूछते, कोई वैलिड नहीं है ये क्वेश्चंस। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपको बताना है, विगत 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है। नेक्स्ट है कि विगत 5 वर्षों में, ये भी 2011 का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम स्किप कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ख़त्म हो गए, ये लास्ट में थोड़ा सा करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, तो इतना कंप्लीट हो गया। जो करवाने थे वो मैंने करवा दिए हैं, और अब इसका 3rd चैप्टर आएगा इकोनॉमिक्स का, और आपको जो भी आपको लगे कि ये समझाना है वो समझाना है, वो आप मेरे को कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।